डियर फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं हम एसएसटी का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सभी क्वेश्चंस का अथवा में जो हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन हमने बना दिए हैं, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको देख लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें मैं पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड के से ही वो आपका पीडीएफ खुलेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज द फाउंडर? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते तो कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे दिल्ली में। ठीक है, गुप्तकालीन जो लौह स्तंभ है वो उसको देखने के लिए, जिसको बोलते हैं कि अगर आप उसको पीछे से पकड़ने खड़े होकर पीठ के साइड से दोनों हाथ पीछे की तरफ करके, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है, मैं जा चुका हूँ, उस पर जंग नहीं लगता कभी। और इसके आगे का क्वेश्चन जो है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है, स्वेज कैनल बोलते हैं उसको। उसके बाद में भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित की गई थी? ये सतलुज पे है। ठीक है, इसका आंसर जो सतलुज है। इसके आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फतेह सागर जोधपुर में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। फतेह सागर जो है जोधपुर में नहीं है। डेमोक्रेसी का जो है हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो लोकतंत्र होता है इसका हिंदी अनुवाद। ए ऑप्शन इसका सही है, आ ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन किसका? तो जे एस मिल का है। जे एस मिल इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद में मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 500 निर्धारित की गई थी, और 552 जो है मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर बढ़ भी जाते हैं तो 552 तक जा सकते हैं। 500 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो रिसाइकलिंग या पुनः चक्रण कहलाता है। रिसाइकलिंग भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यूज़ वेस्ट एज ए यूज़फुल रॉ मटेरियल। उसके बाद में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी वो 1951 से 1956, यानी 5 साल के लिए, 1951 टू 1956। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक वाक्य में देना है। तो यहाँ पर वर्धन वंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति थे, पुष्यभूति। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्यपाल की इच्छा उपरांत या प्रांत अपने पद पर कौन बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की इच्छा के बिना भी प्रेसिडेंट बना रह सकता है। भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसके अंडर में कितने लोग आते हैं? तो लगभग 75,000 लोग जो है आते हैं, 75,000। इसके बाद में राजस्थान के किस नगर को सीमेंट की नगरी कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ जो है उसको सीमेंट की नगरी कहा जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय विविध विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को जो है लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत मिशन। तो इसका वन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने का बढ़ावा देकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना और टॉयलेट बनवाना था। ऑब्जेक्टिव इज कंस्ट्रक्ट 90 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल एरिया। ये भी आप लिख सकते हैं हिंदी में कि 90 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 9 करोड़ जो है आपके टॉयलेट्स बनाने की जो है योजना इसके अंतर्गत आती है। 8वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, भेद इत्यादि का मतलब के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेद नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को जो है समान रूप से समझना चाहिए। और हंसा के अनुसार जो है लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। इसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, वही चीज़ सेम चीज़ आपको इंग्लिश में है। तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन लगभग लगभग आपको सेम मिलेंगे। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है कि खालिस्तान भरना था। तो भारत में तिलहन उत्पादन में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है, राजस्थान आएगा। दूसरा, ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक है। और भारत जो है इंडिया रैंक फर्स्ट है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, यानी कि बाजरे के उत्पादन के लिए। उसके बाद में मौर्य काल
में समर्था के कार्य बताइए। तो राजकीय और शासकीय व्यय का हिसाब रखना, उससे संबंधित नीति का निर्धारण करना जो है समहर्ता का कार्य था। यानी कि फंक्शन ऑफ समहर्ता ऑफिसर वाज कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, ये सब इसके कार्य थे। इसमें से आप आराम से एक भी लिख सकते हैं और बहुत भी लिख सकते हैं। इसके बाद में रोलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून क्यों कहा गया था। तो यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत जो व्यक्ति मतलब कोई भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा दर्ज कराए जेल में बंद कर सकते थे, इसलिए ये काला कानून कहलाता था। सेम चीज़ यहाँ पर आपके वही लिखी गई है, अलाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल और वारंट, ठीक है ना, ये चीज़ें थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नकदी फसलें क्या होती हैं। तो नकदी फसलें वो व्यावसायिक फसलें जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इसमें गन्ना है, आपका तंबाकू है, रेशेदार फल है, कपास है, जूट है, मेष, मूंगफली, सरसों इत्यादि आते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नकदी फसलों की वह श्रेणी है उन फसलों को शामिल किया गया है जिनको खेतों से निकाल करके सीधे बाजार में बेचा जा सकता है या फिर इससे अधिक समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये नकदी फसलें कहलाती हैं। इसी को आपको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, ए कैश क्रॉप इज़ वन ऑफ दैट द कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल, ठीक है। उसका सम जो कैश क्रॉप्स आर यहाँ पे गिवन है, कॉफ़ी, टी और कोका, उसके बाद में कॉटन और आपका शुगर है, शुगर केन जो है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। 15वां क्वेश्चन, आपके विचार से सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन सी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान रख सकते हैं। आप बाईं ओर चलें या फिर आपको जो है पैदल चलते चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करें, ग्रीन सिग्नल पर ही वाहन चलाएं, गलत दिशा में ना मोड़ें, नशे में ना चलाएं, मोबाइल में बातें ना करें। ये सब चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ध्यान करके आपको जो है प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखा है। इसके बाद में जो 16वां क्वेश्चन है इसका पूछा गया है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो कोई भी आपको दो उद्देश्य बताने थे, तो रोजगार को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक स्थिरता कायम करना, समाज कल्याण एवं सेवाएं जो है उसका विकास करना, व्यापक विकास करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना। ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी गई हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, किस शहर के औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो किसी शहर में वृक्षारोपण कर सकते हैं, जो स्रोतों का नियंत्रण करना है, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करनी है, संसाधनों की सफाई करनी है, उद्योगों का स्थल जो चयन स्थल जो है वो सही होना चाहिए, कहाँ पे उद्योग लग रहा है, कहीं घर के आसपास जहाँ पे रिहायशी एरिया वहाँ तो नहीं लग रहा। और औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इस तरह से। और सख्त कानून का प्रवर्तन होना चाहिए, नियमित पर्यावरणीय प्रभाव होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ट्री प्लांटेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है 18वां, लोकतंत्र की सफलता हेतु कोई दो जो है परिस्थितियां आपको लिखनी है। तो शांति तथा व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, दृढ़ राष्ट्रीय व्यवस्था यानी कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और आर्थिक असमानता समानता की स्थापना यानी इक्वलिटी होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के कोई दो कार्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कार्य लिखे, इनके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो आपको ईजिली याद हो जाए उसको आपको पढ़ लेना है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इस बार एग्ज़ाम में इनमें से रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए थोड़ा सा बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या करनी है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट बनाए हैं, आराम से पॉइंट वाइज लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से इसी का बिल्कुल जस्ट इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर दिया गया है, उसका हिंदी और इंग्लिश सेम हमने बनाया ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश को मैक्सिमम सेम बनाने की कोशिश की गई है, जो कि आपके बुक में सेम नहीं मिलेगा। इसके बाद में अथवा में है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या करनी है आपको। और इसका जो पीडीएफ डालूंगा उसको आप जब खोलोगे, डाउनलोड कर लोगे, तो वो खुलेगा आपका उसका जो कोड है वो है SST01। SST01 सब छोटा है, एस भी छोटा, सारे एस छोटे और टी भी छोटा और 01, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, साथ में लिखना है एक साथ। इसके बाद में 1, 2
तीन जो क्वेश्चन है ये आपके भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारणों की जो हमने बता दिया यहाँ पे, जन्म दर है कारण, आपका मृत्यु दर है कारण, और जन्म मृत्यु दर में जो अधिकता होती है उसकी वजह से भी है। तो फॉलोइंग आर द बर्थ रेट, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में और हिंदी में सेम लिखा है ताकि आपको याद करने में या समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने जैसे बताया आपको SST-01 इज़ द कोड ऑफ PDF। नेक्स्ट जो है आपका 21वां क्वेश्चन, गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय आपको बताने हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, आपको जो मर्जी है आप बता सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो आप उसको उस हिसाब से लिखेंगे। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बनाए हैं, आप इनको देख सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। इसको आराम से बिल्कुल ध्यान से देखना। और इंग्लिश के लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि इंग्लिश में भी इनको दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में जितना लिखा हो उतना ही आपको इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में बहुत ही कम लिखना होता है। इसके आगे अथवा में जो क्वेश्चन है, बेरोजगारी के कोई दो प्रकार को संक्षिप्त में बताना है। तो बेरोजगारी के प्रकार होते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, इसके बारे में हिंदी में लिख दिया। इसी को जो है अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इजी लैंग्वेज की ज़्यादा जो है यूज़ किए गए हैं। कहीं कहीं आपको थोड़े से अच्छे वैसे वर्ड मिलेंगे जिसका मीनिंग वही होता है, तो उसके अलावा हमारे पास कोई वर्ड नहीं था। एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो एक उपभोक्ता होने के नाते आपको ये सारे कर्तव्य जो हैं ये आपके होते हैं, तो आप इसको पालन कर सकते हैं। इसके आगे इसका इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर आपका सारा इंग्लिश वर्जन है जो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो आपका है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मैंने बता दिए हैं किस तरह से आपको सूचना मिलेगी। तो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की आपको जो है आज़ादी देता है। ठीक है, इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है, आप भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हैं वो लिखनी है आपको। तो विधायी शक्तियाँ अलग होती हैं, और ये रहा आपके जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं जो यहाँ पे 5 हैं, और इसी को हमने जो है यहाँ पर 5 पॉइंट में इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अथवा की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की 4 कोई भी कार्य आपको लिखने हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लिख सकते, जो आपको पता हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तभी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति के कार्य हैं। इसी का जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका इंग्लिश वर्जन, सेम टू सेम उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र लगभग कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र आपको बताने हैं। ठीक है, मेजर 5 कोल फील्ड्स। तो ये देखिए मैंने जो है ग्रीन कलर में सारे ये जो है कर रखे हैं। मध्य प्रदेश भी है आपका, कुछ कोयला इसका भी है। मेजर आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो तेलंगाना है ये भी आपका जो है करता है। ये आपको 5-6 लिखने थे, तो मेघालय और असम को आप ले सकते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सा जो है बनता है, और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा आता है, और आपको जो भी है उड़ीसा में भी बहुत सारे हिस्से आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी जगह है जो लिख सकते हैं, वो सारे के सारे कोल प्रोडक्टिव जो प्लेसेस है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रमुख खनिज पेटियाँ आपको बतानी है, कोई भी 5। तो यहाँ पर देखिए जो है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है हमने निशान दिए हैं, स्टार, ये स्क्वायर, ये त्रिभुज, ये गोल, आपका सर्कल, ये प्लस और ये छोटा जीरो, जो ये बताते हैं खनिज कहाँ कहाँ होते हैं। तो यहाँ पर दिखा रखा है तेलंगाना में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, आपको गोवा में क्या मिलेगा, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको आप आराम से जो है PDF को डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये मानचित्र, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से देख लेना इसको, और हर चीज़ को बढ़िया से बारीकी से पढ़ लेना। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से और भी कुछ वो पूछ सकता है, क्योंकि उसने दिए हैं कि आपसे पूछ ले केवल जिंक के बारे में या कॉपर के बारे में या ऑक्साइड के बारे में या आयरन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर और बनारस मैप में आपको शो करना था। तो ये है भारत का मैप, यहाँ पे दिल्ली इस जगह पे आता है, और ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। इसी में आपका लखनऊ है, पहले आता है, उसके बाद में कानपुर, और नीचे की तरफ बनारस आएगा, और बीच में MP है जहाँ पे आपका झांसी आता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद में आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया अमृतसर, बॉम्बे, जयपुर, गोरखपुर और कलकत्ता। ठीक है, ये अथवा का ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पर देखिए हमने मैप पूरा दे दिया है ताकि आपको स्टेट कैपिटल भी याद हो जाए। और मैं बताता हूँ, जैसे कि आप पंजाब में देख रहे हैं तो अमृतसर है, राजस्थान में यहाँ पर जयपुर है, और आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, और आपका वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, और इसी तरह से आपका जो महाराष्ट्र में मुंबई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैप मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद में सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से व्याख्या करना है आपको। तो यहाँ पे सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से जो है इसको पढ़ना है। ये अब बड़े बड़े क्वेश्चन है तो किसी के बड़े आंसर है, किसी के छोटे आंसर है, जैसा आपकी बुक के हिसाब से, या कुछ तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके बुक में है भी नहीं जो कि इन्होंने दिया है कि आप ढूंढें, उसको सर्च करें, बुक को पूरा पढ़ें, इसलिए इन्होंने ऐसा दिया है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर है आपके सामने। तो ये इंग्लिश में उसी का वर्जन है, आप उसको देख सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये रहा, इसके आगे का भी दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊँगा तो, इसलिए आप खुद पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और याद भी हो जाएगा। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा छत्रपति शिवाजी की मुख्य उपलब्धियां जो हैं वो बतानी थी। तो यहाँ पर आप उसके बारे में छत्रपति शिवाजी ने जो जो कार्य किए थे वो आप बता दोगे तो उससे उसकी उपलब्धियाँ जो है पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता देनी है। 1966 में क्या किया, 1963 में क्या किया, ये सब। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे भी इंग्लिश वर्जन में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अथवा में जो बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर देव चौहान की आपको बतानी थी। तो हमीर देव चौहान के बारे में यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है पूरा, आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब कर दिया है उनके बारे में कि उनकी जो हैं वो क्या क्या अचीवमेंट्स थी, वो क्या क्या कर रहे थे या क्या क्या प्रयास किए उन्होंने, और कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया, उसमें सब कुछ लिखना है आपको। इसी तरह से इसका इंग्लिश वर्जन है, तो उसको जो हिंदी में आपने पढ़ा है लगभग लगभग सेम आपको इंग्लिश में ये चीज़ मिल जाएगी, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ हिंदी में अलग लिखा हो, इंग्लिश में अलग लिखा हो, तो उससे आपको दिक्कत होती है। 27वां जो क्वेश्चन है वैश्वीकरण, यानी कि आपका ग्लोबल कॉन्सेप्ट, वो आपको ग्लोबलाइजेशन आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बता दिया कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या होती है। इसी को हमने जो है कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में यहाँ पे ड्राइव कर दिया है, तो आप इसको पढ़ करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अथवा जो क्वेश्चन है इसी का, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में आपको वर्णन करना था। तो पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, सॉरी, इसके जो आंसर है पॉइंट वाइज दे दिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो कि जो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो कैसे होंगे। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं 5 पॉइंट्स में। इनको याद कर लेंगे, ये एनफ है आपके लिए। और इसके बाद में अथवा में इसी क्वेश्चन का स्वदेशी की अवधारणा को आपको विस्तार से लिखना है। तो स्वदेशी की अवधारणा को आपको विस्तार से लिखने के लिए वो भी आप पॉइंट से बना सकते हैं ताकि आपको याद रह पाए। तो इस तरह से आपको लिख देने हैं, जो हमने यहाँ पॉइंट्स बना के डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ पर दे दिया है हमने, तो आप इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम है, ताकि आप इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें तो आपको याद रह जाए, और कल बाद में आप भूल भी जाए तो आपको हिंदी में अगर याद है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दें। ठीक है, तो ये सारा का सारा आंसर है। तो इसके बाद में 28वां जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो पावर्स, अगर गवर्नर का होता तो आप क्या करते। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती हैं, तो वो अगर आपको पता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, और एक आपकी जो होती है वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं, अगर ये शक्तियाँ होती तो क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं और इसी को पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके पास ये पावर होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, वो आराम से लिख सकते हैं। राज्यपाल की जो है आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, इमरजेंसी जो है पावर्स होती हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 शक्तियों के अलावा। उसके बाद में ये आपका इंग्लिश वर्जन है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए है। यहाँ पर 2, 3, 4 जो भी आपके, और यहाँ पे इमरजेंसी पावर जो है उसको भी दे दिया हमने ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसी का अथवा जो क्वेश्चन है इसी पार्ट का 28वें का, व्हाट पावर्स विल यू यूज़ एज ए चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर की पावर अगर होती तो क्या होती हैं, तो जो मुख्यमंत्री है उसके कुछ ये पावर्स होते हैं, मंत्री पद में वो क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे मंत्री परिषद का निर्माण कर सकता है, मंत्रियों के कार्य बंटवारा कर सकता है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन कर सकता है, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। इस तरह से इसके है विधानसभा का नेता जो है वही होता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि मैंने बताया
आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये उसका कार्य है, और डिवीज़न ऑफ वर्क ऑफ मिनिस्टर ये भी उसका कार्य है और पावर है। कंस्ट्रक्ट ऑफ कैबिनेट ये भी कर सकता है। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिल मिनिस्टर एंड द गवर्नर ये भी उसकी शक्तियों का एक हिस्सा है। और लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी उसकी शक्तियां हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, आप जो याद कर सकते हैं कर ले। इसका अथवा फिर से आया, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप क्या क्या कार्य करेंगे। पहले आपको विधानसभा के कार्य पता होना चाहिए, तो अध्यक्ष के रूप में आप जो भी है लिख सकते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये सब कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसका आगे का वर्जन मैं पूरा दिखाता हूँ, 10 पॉइंट है इसमें। तो ये 10 पॉइंट तक सारे के सारे आपके आंसर हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6-7 पावर आराम से सामने हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और 8वां 9वां 10वां जो है पावर यहाँ पर शो कर दिया है आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा कि सोल्यूशन सारे मिल गए। जो चीज़ नहीं ढूंढ रहे थे आप वो आसानी से मिल गया। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं या टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों का भला कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। मोर अपडेट्स के लिए इसी चैनल पे कोई फेक न्यूज़ नहीं, कोई फालतू बात नहीं, केवल काम की स्टडी की जो है यहाँ पर वीडियो प्रोड्यूस की जाती है ऑल ओवर इंडिया की। थैंक यू वेरी मच।